मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्रों का। एक बार फिर मैं भूगोल की कक्षाओं को लेकर के आपके सामने हूँ। आज एक प्रमुख चैप्टर आपको पढ़ाना है, रिवर्स और उसके जो प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं उसके द्वारा बनने वाली उनके बारे में पढ़ना है। द वर्क ऑफ रनिंग वाटर, रिजल्टेंट टोपोग्राफी, और उनसे उत्पन्न जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसके पहले आपको नदी की एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। नदी कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से वो अपर्दन करती है, कौन कौन सी प्रक्रिया घटित होती है, इसको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जान लेना बहुत आवश्यक है। इसको जान लेने के बाद में आप आगे की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी, उसको आप और भी अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक सामान्य परिचय दे देता हूँ नदी का। नदी को रनिंग वाटर भी कहा जाता है, बहता हुआ जल या प्रवाहित जल, इसको स्ट्रीम भी कहते हैं। मुख्य रूप से जो जल का बहाव होता है हमारे धरातलीय भाग पर, वो ढाल के अनुरूप होता है। जहाँ पर ऊंचाई अधिक रहेगी उस ऊंचाई वाले क्षेत्र से ही निचले क्षेत्र में जल का प्रवाह होगा। इसमें दो फैक्टर मुख्य रूप से काम करते हैं, एक तो स्लोप और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की, उसका भी जो है प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इन दोनों के कारण से जो वर्षा का जल धरातल पर प्राप्त होता है वो एक प्रवाह के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है। वास्तव में नदियों का या प्रवाहित जल जो है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे यही पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति क्या हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, नदियों की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है। तो जो नदियों को जो जल प्राप्त होता है वो मुख्य रूप से एक तो होता है ग्लेशियर, यानी जिसको हम कहते हैं हिमनद, इन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि हिमनद प्लेन पर नहीं हो सकते हैं, पठार पर भी नहीं हो सकते हैं। हिमनद ऊंचे उठे हुए पर्वतीय भागों पर, जहाँ पर तापक्रम बहुत कम होता है, वहाँ पर जल सतत जमी हुई अवस्था में रहता है, बर्फ के रूप में एक बहुत विशालकाय चादर के रूप में इकट्ठा रहता है, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। और वो ग्लेशियर भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर से नीचे की तरफ सरकता है, वो भी इरोजन का काम करता है। तो एक स्रोत हो सकता है कि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ का ग्लेशियर अगर पिघलता है तो उनसे जलधाराएं आगे की तरफ निकलती हैं, अर्थात नदियों की उत्पत्ति ग्लेशियर वाले क्षेत्र से भी हो सकती है। हो नहीं सकती है मतलब होती है। दूसरा, नदी का जो उद्गम क्षेत्र होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, वो लेक्स भी हो सकता है, यानी कोई झील हो सकती है। और ये झील भी कोई न किसी ऊंचाई पर स्थित होगी, जैसे विक्टोरिया झील। अब नील नदी जो निकलती है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। इसी प्रकार से सेंट लॉरेंस नदी वो ऑन्टारियो झील से निकलती है। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। झेलम नदी जो भारत में है शेषनाग झील से निकलते हुए सतलज और इसकी सहायक नदियों के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है। तो इस प्रकार से नदियाँ जो है किसी ऊंचाई पर स्थित, चाहे पर्वतीय भाग पर चाहे पठारी भाग पर, जो लेक्स होती हैं वो भी एक जल स्रोत के रूप में होती हैं, वहाँ से भी नदियाँ निकल सकती हैं। तो एक तो हो गया ग्लेशियर हिमनद क्षेत्र से, दूसरा हो गया लेक्स से, और तीसरा जो है मुख्य रूप से वो कोई झरना हो सकता है। जैसे टेम्स नदी टेम्स झरने से निकलती है। सोता एक है, टेम्स सोता है लंदन में, तो वहाँ से जो है टेम्स नदी निकलती है। तो इस प्रकार से झरना भी हो सकता है, यानी वाटरफॉल, यहाँ से भी नदी निकल सकती है। तो ये नदी के उद्गम स्रोत हो सकते हैं। नदी का उद्गम स्रोत ग्लेशियर क्षेत्र हो सकता है, किसी ऊंचाई पर स्थित कोई झील हो सकती है, या कोई ऊंचा उठा हुआ भाग हो सकता है जहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित होता है और धारा के रूप में आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन ज़्यादातर नदियाँ ग्लेशियर से ही निकलती हैं। जैसे उत्तर भारत की नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है,
गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, घाघरा मापचाचुंग से निकलती है। तो इस प्रकार से ये सब नदियाँ उत्तर भारत की ज़्यादातर इनको जल की प्राप्ति ग्लेशियर के द्वारा ही होती है, और वर्षा काल में इनको वर्षा से भी जल की प्राप्ति होती है, ये आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि नदी का उद्गम स्रोत कोई ऊंचाई पर स्थित झील हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, कोई झरना हो सकता है, या वर्षा का जल भी हो सकता है। जैसे मरुस्थलीय डिजर्ट एरिया है, तो उस डिजर्ट एरिया में जो जल की प्राप्ति होती है वो वर्षा के द्वारा ही कभी कभी होती है, इसलिए उस क्षेत्र में अल्पकालिक नदियों का विकास होता है। यानी वो नदियां जो है वर्षा काल में दिखाई देंगी, लेकिन ग्रीष्म काल में शुष्क हो जाएंगी। यहाँ तक कि जो डिजर्ट एरिया की झीलें होती हैं, लेक्स होती हैं, वो भी ग्रीष्म काल में शुष्क हो जाती हैं। आगे हम चलते हैं। आपको एक चीज़ और आपको जानना है, कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन। कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन, इसको हम मुख्य रूप से जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र या नदी बेसिन या नदी द्रोणी। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी, आप इंग्लिश टर्म को भी और हिंदी दोनों को भी जानना बहुत आवश्यक है। कभी कभी इनके समानार्थी शब्द परीक्षाओं में आ जाते हैं और आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं कि पूछ क्या रहा है। तो याद रखिएगा, कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन, इसको जल ग्रहण क्षेत्र या नदी बेसिन या नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है। एक प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदी जितने एरिया से हो करके बहती है, उसी को ही नदी का कैचमेंट एरिया कहा जाता है, या उसको हम नदी बेसिन क्षेत्र या नदी द्रोणी क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के उत्तर में गंगा और उसकी सहायक नदियां एक विस्तृत क्षेत्र का जल लेकर के आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो जितने क्षेत्र में उनका जल प्रवाहित होता है उतने एरिया को अगर कवर कर दिया जाए तो उसी को हम रिवर कैचमेंट एरिया या नदी का जल ग्रहण क्षेत्र या नदी बेसिन या रिवर बेसिन कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं और बता दूं, विश्व में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया अमेजन नदी का है, जो दक्षिणी अमेरिका में है। उसका चित्र मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये है और ये ब्राज़ील है। यहाँ पर अमेजन नदी निकलती है और चारों तरफ से जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ होते हुए अटलांटिक ओशन में गिरती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो कैचमेंट एरिया है वो है अमेजन नदी का एरिया। जलग्रहण क्षेत्र में जो एरिया है वो अमेजन नदी का है, लेकिन अगर हम लंबाई देखेंगे तो सबसे लंबी नदी जो है नील है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि कैचमेंट एरिया होता क्या है। कैचमेंट एरिया नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है, जितने में जल प्रवाहित होता है, उसी को हम कैचमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। अब आगे की तरफ है वाटर डिवाइडेड। इसको हम वाटर सेट या वाटर डिवाइडेड को मुख्य रूप से कहते हैं जल विभाजक। वाटर शेड या वाटर डिवाइडेड यानी जो जल को विभाजित करने का काम करता है। संक्षेप में हम बता दें, एक ऐसी ऊंची हुई भूमि या लैंडफॉर्म जो दो नदियों के बीच में जल का बंटवारा करती है, अर्थात उस भूमि के पूरब या पश्चिम या उत्तर दक्षिण में जब कोई नदी बहती है तो उसका जल पूरब की तरफ बहेगा, और पश्चिम की तरफ कोई नदी है तो उसका जल पश्चिम की तरफ बहेगा। इसी को हम वाटर डिवाइडर कहते हैं। ये दो जल क्षेत्रों को विभाजित करने वाली एक ऊंची उठी हुई स्थलाकृति होती है। इसको एक रेखा के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाता है। संक्षेप में मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए
ये है इंडिया का मैप। अब इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक वाटर डिवाइडेड है, ये मुख्य रूप से एक वाटर डिवाइडेड है। इसको हम जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस विभाजक रेखा के पूरब की तरफ जो भी नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और इस जल विभाजक रेखा के जो पूरब की तरफ नदियां निकलती हैं वो अपना जल अरब सागर में डालती है। अब यहां पर देखेंगे सिंधु, सतलज, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब, इनका जल पश्चिम की तरफ प्रवाहित होता है। यहां पर विंध्याचल, सतपुड़ा रेंज है, तो यहां पर भी नर्मदा, ताप्ती बहती हुई जो है ये अरब सागर में आकर के यहां पर गिरती है। पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियां हैं वो सब जो है यहां पर अरब सागर में आकर के ही गिरती हैं। इसी को हम वाटर डिवाइडेड कहते हैं, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा ऊंचा उठा हुआ लैंडफॉर्म जो दो जल क्षेत्रों के बीच विभाजन का काम करता है, उसी को हम वाटर शेड या वाटर डिवाइडेड कहते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ चल रहे हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप एक एक बिंदु को समझते चलिए, क्योंकि ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट बेस पर ही आधारित हैं। अगर कॉन्सेप्ट बेस पर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी के साथ हल कर लेंगे। ये मेमोरी बेस नहीं है। मेमोरी बेस आपको अभी बता देंगे क्या क्या चीज़ें आपको और तैयार करनी है। सबसे पहले जो रिवर की एक कॉन्सेप्ट है, उद्गम क्षेत्र क्या है, वाटर डिवाइडेड क्या है, कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनाती है, इनको आपको जानना है और इनकी प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद में आगे की चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब चलते हैं वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर यानी नदी का जो कार्य होता है वो कितने रूपों में होता है। तो नदी का मुख्य कार्य इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, इसको हम कहते हैं इरोजन यानी अपर्दन। अपर्दन का मतलब ये होता है, अपर्दन केवल नदी ही काम नहीं करती इरोजन का, हवा भी करती है, ग्लेशियर भी करता है, सागरीय तरंगें भी अपर्दन का काम करती हैं, अंडरग्राउंड वाटर भी अपर्दन का काम करता है। अपर्दन का सामान्य अर्थ है चट्टानों के टूटने फूटने की जो गतिशील क्रिया होती है उसी को हम अपर्दन या इरोजन कहते हैं। किसी भी कारक के माध्यम से, चाहे वो रिवर हो या विंड हो या ग्लेशियर हो या वेव्स हो या करंट्स हो, इनके माध्यम से जब चट्टान जो होते हैं रॉक्स वो टूट फूट करके आगे की तरफ गतिशील होते हैं तो उसी को हम इरोजन कहते हैं। यानी अपर्दन में एक गतिशील क्रिया होती है चट्टानों के टूट फूट करके आगे बढ़ने की। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। इसी में इरोजन में ही एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन भी छिपा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। यानी जब हवा तेजी के साथ चलता है तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में तमाम धूल कणों को उड़ाता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के डिपॉजिट कर देता है। तो वो चट्टान चूर्ण, वो पदार्थ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उन्हीं को हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं। नदी भी इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। नदी पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम प्रकार के कंकड़, पत्थर, मलबे को लाती है मैदानी क्षेत्रों पर, मैदानी क्षेत्रों पर कुछ जगह पर जमाव करती है, फिर वो कहीं कहीं पर वो कटान करती है और उन पदार्थों को अपने जल में घोल करके और आगे की तरफ बढ़ा करके ले जा करके सागर में डिपॉजिट कर देती है। तो जो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक नदी के माध्यम से जाते हैं उस प्रक्रिया को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वास्तव में अगर बारीक पॉइंट देखा जाए तो इरोजन में ही ट्रांसपोर्टेशन सम्मिलित होता है, क्योंकि इरोजन की प्रक्रिया में चट्टान चूर्ण टूटते फूटते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। फिर है डिपोजिशन। डिपोजिशन ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, डिपोजिशन यानी निक्षेपण।
डिपोजिशन में क्या होता है कि जैसे अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया, यानी इरोजन और डिपोजिशन की प्रक्रिया चलती रहती है। नदी जैसे मैदानी भाग में आती है तो मियांडर बनाती है, तो कहीं पर वो मियांडर के द्वारा कटान करती है, पदार्थों को काटती है, और कहीं पर उस पदार्थ को जहां निचला भाग होता है या नदी का जल अवरुद्ध होता है या नदी के वेग में कमी आती है, वहां पर भी उस पदार्थ का डिपोजिशन कर देती है। तो अपर्दन और निक्षेपण ये दोनों की प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ चलती रहती हैं, खासकर मैदानी क्षेत्रों पर। कहीं कटान होता है तो कहीं जमाव होता है, और कुछ जल नदी के जल में घुल करके आगे की तरफ बहते रहते हैं, वो सागर में भी चले जाते हैं। तो आपने समझ लिया कि नदी जो है 3 रूपों में काम करती है: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। आगे की तरफ हम चलते हैं अब। अब है इरोजन टाइप्स। अपर्दन कितने प्रकार का नदी करती है? अपर्दन सब करते हैं, हवा भी करती है, लेकिन नदी का अपर्दन किन किन स्वरूपों में होता है, इसको आपको जानने की जरूरत है। जैसे जो चट्टान चूर्ण नदी के साथ में बहते हैं, वो किस प्रकार के अपर्दन की क्रिया करते हैं, इसको जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले है अब्रेशन, यानी अपघर्षण। मैं बता दूं आपको, पहला है अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब ये होता है, जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की तरफ उतरती है तो वो 2 प्रकार का अपर्दन करती है, एक वर्टिकल इरोजन एंड लेटरल इरोजन, लंबवत अपर्दन और क्षैतिजीय अपर्दन। क्षैतिजीय अपर्दन पर्वतीय क्षेत्रों में कम होता है, वर्टिकल इरोजन ज्यादा होता है। अभी इसको आपको हम बताएंगे, जब लैंडफॉर्म पढ़ाएंगे तो उसमें इसको बताएंगे कैसे क्या होता है। तो अब्रेशन में क्या होता है कि जो चट्टान के छोटे छोटे कण टुकड़े होते हैं, वो नदी की तलहटी पर, नदी के किनारे भाग पर, वो सतह को खरोचते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को हम अब्रेशन या अपघर्षण के नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे। दूसरा है एट्रिशन। इसको कहते हैं सन्निघर्षण। इंग्लिश वर्जन बहुत ही कठिन है, लेकिन एट्रिशन इसका मतलब ये होता है, नदी जब आगे की तरफ बढ़ती है तो जो पदार्थों को लेकर के आगे की बढ़ती है, वो पदार्थ आपस में भी टकराते रहते हैं। तो जब नदी के साथ में चलते हुए पदार्थ आपस में टकरा करके टूटते फूटते रहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम एट्रिशन या सन्निघर्षण के नाम से जानते हैं। अगला है सॉल्यूशन, घोलीकरण। सॉल्यूशन, नदी के जल में कार्बनाइजेशन की भी प्रोसेस होती है। नदी के जल में जैसे तमाम चट्टानें ऐसे भी होती हैं कि कुछ घुलनशील अवस्था में भी होती हैं। वो जल के संपर्क में आने पर जिन चट्टानों में चूने की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो जैसे ही जल के संपर्क में आते हैं तो कार्बोनेशन की प्रक्रिया होती है, और कार्बोनेशन की प्रक्रिया के कारण वो चट्टान जो है जल में अति शीघ्र घुल जाते हैं और जल में घुल करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देखे होंगे कि बाढ़ के समय जब पानी आता है तो वो पानी मटमैला दिखाई देता है, यानी ज़्यादातर कटान के कारण उसमें पदार्थ आपस में घुल जाते हैं। लेकिन आपने कहीं पर यह भी देखा होगा, नदी का जल या तालाब का जल जहाँ पर शांत होता है, बहाव नहीं होता है, वहाँ पर देखते होंगे कि जो भी घुलनशील पदार्थ होते हों वो सब तलहटी में बैठ जाते हैं, स्वच्छ जल दिखाई देता है। तो प्रवाहित जल, रनिंग वाटर में कटान की प्रक्रिया होती है, उसका साथ साथ में सॉल्यूशन की प्रक्रिया होती है, घोलीकरण की भी प्रक्रिया होती है। जो कार्बनिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जिन चट्टानों में चूने की प्रधानता होती है वो अतिशीघ्र घुल जाते हैं और घुल करके नदी के जल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को घोलीकरण कहते हैं। और एक है हाइड्रोलिक एक्शन, इसको कहते हैं जल गतिक क्रिया।
हाइड्रोलिक एक्शन, इसको कहते हैं जल गतिक क्रिया। केवल जो नदी के साथ में उसके पदार्थ चलते हैं वही अपर्दन या सतह को तोड़ने फोड़ने का काम नहीं करते हैं, बल्कि नदी जब वेग के साथ आगे की तरफ बढ़ती है तो उस नदी के धारा के प्रवाह के कारण भी चट्टानें टूट फूट जाती, और नदी की धारा के कारण, उसके प्रवाह के कारण जब चट्टानें टूट फूट जाती हैं तो उसको हम जल गतिक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा नदी का जो इरोजन टाइप्स है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: अपघर्षण, सन्निघर्षण, घोलीकरण और जल गतिक क्रिया, अब्रेशन, एट्रिशन, सॉल्यूशन एंड हाइड्रोलिक एक्शन। इन चारों के माध्यम से नदी अपर्दन का काम करती है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों से समुद्र में मुहाने के पास में जाती है तो उसके साथ में जो कंकड़ पत्थर रेत के कण चलते हैं इनको नदी का यंत्र कहा जाता है, नदी का अस्त्र शस्त्र कहा जाता है। इन्हीं अस्त्र शस्त्र के द्वारा नदी जो है संघर्ष करती है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये नदियां, हवाएं, सागरीय तरंगें, अंडरग्राउंड वाटर, विंड्स, ये सब पृथ्वी पर समतल स्थापना का काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल काम करते हैं, एक इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस का काम होता है धरातल के अंदर काम करना और धरातल के ऊपर विषमताओं को जन्म देना। जैसे ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर जो बल काम करते हैं उनको इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, और इस ऊपरी सतह पर जो काम करते हैं उनको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण धरातल पर नए नए स्थल रूपों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है, मैदान बनते हैं, कोई भूभाग ऊपर की तरफ उठ जाता है, वलन की प्रक्रिया होती है, भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, भूकंप आते हैं। ये सब पृथ्वी के आंतरिक बलों इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण होते हैं। तो जब ये प्रक्रियाएं घटित होती हैं तो हमारे इस धरातलीय भाग पर विषमता उत्पन्न हो जाती है, धरातल हमारा उबड़ खाबड़ हो जाता है, और इस उबड़ खाबड़ सतह को समतल करने का काम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस करते हैं, यानी हवाएं करती हैं, नदी का रनिंग वाटर करता है, अंडरग्राउंड वाटर करता है, सागरीय तरंगें करती हैं, ग्लेशियर करता है। ये सब ऊंचे उठे हुए स्थल खंडों के पदार्थों को काट पीट करके निचले सतहों पर जमा करने का काम करते हैं, इसलिए इनको समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। अर्थात धरातल पर जो उत्पन्न विषमता है उस विषमता को दूर करने में भी इनका बहुत प्रमुख योगदान रहता है। अब आगे चलते हैं हम, एक चीज और है ट्रांसपोर्टेशन टाइप्स। जो परिवहन होता है, तो अपर्दन का प्रकार था कि किस किस तरीके से अपर्दन कर रहे थे। अब एक है ट्रांसपोर्टेशन टाइप्स, यानी जो परिवहन का स्वरूप होता है वो किस प्रकार से होता है। आप जानते हैं कि नदी के जल में तमाम कंकड़ पत्थर, मोरेन, बालू एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, तो ये किस प्रकार से चलते हैं इसको हम ट्रांसपोर्टेशन टाइप्स में पढ़ेंगे। यहीं पर मैं समझा दे रहा हूं, बाई ट्रैक्शन, लुढ़क कर। नदी की तलहटी में, नदी के किनारे पर जो पदार्थ होते हैं वो लुढ़कते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नदी की धारा की तरफ बहते हैं, इसको कहते हैं बाई ट्रैक्शन, यानी लुढ़क करके पदार्थ आगे की तरफ चलते हैं, और इस प्रक्रिया द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा है बाई सॉल्यूशन, साल्टेशन, उत्परिवर्तन। बहुत से ऐसे कंकड़ पत्थर, मोरेन होते हैं कि तो नदी के पानी में कुदुकते फुदुकते कुदुकते फुदुकते आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदी नीचे उतरती है तो चूंकि ढाल ज़्यादा रहता है पर्वतीय क्षेत्रों में, इसलिए जब नदी उतरती है तो उसके साथ में जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो कुदुकते फुदुकते ऊपर नीचे होते हुए चलते हैं। इस प्रक्रिया को साल्टेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला है सस्पेंशन, लटक करके। नदी के जल में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो न तलहटी पर रहेंगे न किनारे पर रहेंगे, बल्कि नदी के जल में लटकते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं बाई सस्पेंशन, यानी लटक करके आगे की तरफ बढ़ना। और एक है बाई सॉल्यूशन, घुल करके।
हमने बताया था कार्बोनेशन की प्रक्रिया के कारण जो है ज़्यादातर चट्टानें जो है नदी में घुल जाती हैं और उसके पानी को मटमैला कर देती हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाता है घोलीकरण या सॉल्यूशन। तो आपने देखा नदी का उत्पत्ति स्रोत क्या क्या हो सकता है। मैंने बताया झील हो सकता है, झरना हो सकता है, किसी ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर भी हो सकता है और वर्षा का पानी भी हो सकता है। नदियों को दो प्रकार से जल प्राप्त होता है मुख्य रूप से, एक तो वर्षा के पानी के द्वारा और दूसरा मुख्य रूप से ग्लेशियर द्वारा। अब जैसे कोई लेक है, झील है, तो उस लेक को भी कहीं ना कहीं ग्लेशियर के पिघलने से भी जल प्राप्त होता होगा, या पानी जब बरसता होगा तो उस झील को जल प्राप्त होता होगा। तो इस प्रकार से अगर हम पूरा व्यापक पैमाने पर देखें, व्यापक दृष्टि से देखें, तो नदी को पानी या हमारे इस धरातल पर पानी के दो ही स्रोत हैं मुख्य रूप से, एक वर्षा का जल और दूसरा ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त जल। उत्तर भारत की नदियाँ जो नदियाँ ऊंचे स्थलीय खंडों से निकलती हैं उनको जल प्रायः ग्लेशियर के माध्यम से मिलता है। ग्लेशियर और रेनफॉल, वर्षा, दोनों के कारण उनको प्राप्त होता है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर ग्लेशियर नहीं होते हैं, तो उनको जल वर्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे हमारे दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं उनको अधिकांश जल वर्षा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में जो है उन नदियों के जल की पर्याप्त मात्रा रहती है, और जब शुष्क ऋतु आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, तो उन नदियों में जो है पानी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा। दूसरा मैंने बताया कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन एरिया। कैचमेंट एरिया नदी का एक जल ग्रहण क्षेत्र होता है। प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों का जल जितने क्षेत्र से होकर के बहता है या जितने क्षेत्र को कवर करता है उसको हम रिवर कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं। एक है वाटर शेड या वाटर डिवाइडेड। वाटर शेड या वाटर डिवाइडेड किसी भी स्थलखंड का ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जिसके द्वारा दो क्षेत्र की नदियां जो है अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, उसको हम वाटर डिवाइडेड कहते हैं। फिर आपने देखा कि वर्क ऑफ रिवर्स, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन के द्वारा ये नदी का मुख्य कार्य होता है। और नदी का जो कार्य होता है वो आब्रेशन, अभिघर्षण, अट्रैक्शन, सॉल्यूशन और हाइड्रोलिक एक्शन के द्वारा जो है ये अपर्दन की क्रियाएं करती हैं। परिवहन की क्रियाएं ट्रैक्शन, सल्टेशन, सस्पेंशन, सॉल्यूशन के द्वारा ये परिवहन की क्रियाएं होती हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा आपको और बताना है जो लगभग किन्हीं परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बेस लेवल क्या होता है। इसको हम कहते हैं आधार तल। मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप मेंस की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सकेगी। प्रयास करता हूँ कि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। आप कॉन्सेप्ट को विशेष रूप से समझिए, बल्कि फैक्ट और वन लाइनर या टू द पॉइंट इसको आप किसी भी पुस्तक से याद कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब ज़्यादातर प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस पर ही आपके परीक्षाओं में यूपीएससी या यूपीपीएससी में पूछा जाता है। और जब तक आपको पूरा किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। चलते हैं, एक और बता देते हैं कि बेस लेवल क्या होता है। आधार तल। आधार तल नदी की एक अंतिम अपर्दन की सीमा होती है, उसको हम आधार तल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि नदी कितना अपनी घाटी को गहरा करेगी, वो घाटी को गहरा कितना कर सकती है। तो जितना अधिकतम गहरा कर सकती है, जो उसकी अंतिम सीमा होती है, जब वो उस लेवल को प्राप्त कर लेती है तो उसी को नदी का आधार तल या बेस लेवल कहते हैं। सबसे पहले 1875 में पावेल ने आधार तल की संकल्पना को प्रस्तुत की। देख लीजिएगा, शायद में 1875 ही है। चलिए अभी हम आगे बता दे रहे हैं, 1875 है। तो इसको जो है मुख्य रूप से बेस लेवल कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए
बेस लेवल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई एक लेक है, इसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ये इस लेक का एक बेस है, ठीक है, या लेवल है। तो मान लीजिए कोई नदी यहां से आ रही है बहती हुई किसी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से, तो ये अपनी घाटी को कितना गहरा कर सकती है? ये नदी मान लीजिए झील में गिरती है, सागर में नहीं गिरती है, सी या ओशन में नहीं जाती है, ये झील में गिरती है। तो यह नदी अपनी घाटी को इस तल के लेवल तक ही गहरा कर सकती है। एक चीज जान लेना, यही आपका है बेस लेवल। यानी ये अपनी घाटी को गहरा करते 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 ये इस आधार तल को प्राप्त कर लेगी जो इस झील के जल स्तर, जल लेवल के बराबर होगा। तो उसी को बेस लेवल कहते हैं। नदी के अपरदन की अंतिम सीमा वही हो सकती है जो सागर तल के लेवल की सीमा होती है, उससे ज़्यादा लगभग नहीं कर सकती है अपरदन। अगर वो नदी झील में गिरती है तो उसका बेस लेवल झील के ऊपरी सतह के जल तल के बराबर होगा। अगर वो सागर में गिरती है तो उसका बेस लेवल उस सागर के तल के बराबर होगा। कुल मिलाकर के एक लाइन में आप समझ लीजिए कि आधार तल या बेस लेवल वह तल होता है जो नदी के अंतिम अपरदन की सीमा को निर्धारित करता है, खासकर वर्टिकल इरोजन की अंतिम सीमा को सुनिश्चित करता है। उसके बाद में नदी अपनी घाटी को गहरा करना बंद कर देती है क्योंकि वो एक अस्थाई लेवल को प्राप्त कर लेती है। इसी को हम बेस लेवल कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई लेवल, एक अस्थाई लेवल। मान लीजिए यहाँ तक प्राप्त कर लिया, अब इसी समय धरातल में कोई बड़ा भूगर्भिक हलचल हुआ, धरातल ऊपर उठ गया। अब धरातल ऊपर उठ गया तो फिर यह अपरदन करने लगेगी और फिर उस लेवल को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। तो ये भी अस्थाई बेस लेवल भी हो सकता है, अस्थाई बेस लेवल हो सकता है। अब इतनी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चीज़ें और बताते हैं। कुछ विद्वानों ने नदी अपरदन के सिद्धांत को भी दिया है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि नदी का सामान्य अपरदन सिद्धांत क्या है, या डेविस का अपरदन चक्र मॉडल क्या है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इस संदर्भ में बता करके टोपोग्राफी पर आता हूँ कि नदी के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि सामान्य अपरदन सिद्धांत क्या है। देखिए, तीन चीजें हैं। अगर नदी के जल में पदार्थों या अवसादों की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, यानी सेडिमेंट अगर ज्यादा होंगे, पदार्थों की मात्रा ज्यादा होगी, तो ये चीजें जान लीजिए कि इरोजन कम होता है, यानी अपरदन जो होता है वो कम होगा। क्योंकि नदी अपने बोझ को ही लेकर के आगे चलने में दिक्कत महसूस करेगी, तो अपरदन क्या करेगी। दूसरी चीज, यदि नदी के जल में सेडिमेंट बहुत कम है, अवसाद बहुत कम है, दो चीजें मैं बता रहा हूं। एक तो नदी के जल में अवसाद बहुत ज्यादा है, और दूसरा नदी के जल में अवसाद की मात्रा बहुत कम है, तो भी जो है इरोजन कम होगा, यानी अपरदन कम होगा। अब होगा कब अपरदन? इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य की स्थिति होगी वही अपरदन के फैक्टर को निर्धारित करेगी, अपरदन के कारक को निर्धारित करेगी। यानी नदी के जल में बोझ यानी पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम नहीं होनी चाहिए। एक सामान्य दर्जे के अपरदन, सामान्य दर्जे का जो है अवसाद की मात्रा होगी, तभी जो है नदी अपरदन का काम सुचारू रूप से करेगी। यही नदी अपरदन का सामान्य सिद्धांत है कि नदी में जो बोझ है वो इन दोनों के बीच में एक सामान्य स्थिति में होना चाहिए, तभी अपरदन का काम होगा। एक चीज़ और है, आपको एक चीज़ और ये बता दें कि यह नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए, रिवर का वेग जो है 2 गुना कर दिया जाए,
तो जो इसकी अपर्दन शक्ति होती है वो 16 गुनी हो जाती है। ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हम यदि नदी का वेग वेलोसिटी 2 गुना कर दें तो अपर्दन की शक्ति जो है 4 गुना हो जाएगी। ये नदी का अपर्दन सिद्धांत है कि अगर हम वेलोसिटी नदी का वेग जो है 2 गुना कर दें तो जो इरोजन का कार्य होगा वो लगभग 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यदि नदी का वेग हम 2 गुना बढ़ाते हैं तो अपर्दन का कार्य 4 गुना बढ़ जाएगा। और यदि हम नदी का वेग 4 गुना बढ़ाते हैं तो अपर्दन का कार्य जो है 16 गुना बढ़ जाएगा। ये नदी का एक सामान्य सिद्धांत है। अब आगे हम चलते हैं। एक चीज़ आपको और जानना है इसमें, हाँ, नदी का परिवहन कार्य, एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि 6th पावर लॉ क्या होता है, छठी शक्ति का सिद्धांत क्या है। सिक्स्थ पावर लॉ, इसको दिया था गिलबर्ट महोदय ने। इसको नदी की छठी शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए, वेलोसिटी यदि 2 गुना कर दिया जाए, तो नदी की जो परिवहन शक्ति है, ट्रांसपोर्टेशन की शक्ति है, वो 64 गुनी हो जाएगी। यानी वेलोसिटी के पावर 6, यानी 2 गुना हम करते हैं तो वो जो है 64 गुना हो जाएगा। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। ये है नदी की परिवहन छठी शक्ति का सिद्धांत। इसको गिलबर्ट महोदय ने दिया था। यदि हम नदी के वेग को बढ़ाते हैं तो उसका जो भार ढोने की क्षमता है वो 64 गुना बढ़ जाती है। यानी अगर हम 2 गुना करते हैं तो 64 गुना बढ़ जाएगी। यानी नदी का वेग 2 गुना किया जाएगा तो नदी को भार ढोने की क्षमता जो है वो 64 गुना अधिक हो जाएगी। तो इन 2 चीज़ों को आपको मुख्य रूप से जानना था कि एक आधार तल क्या होता है, नदी का अपर्दन का सामान्य सिद्धांत क्या होता है, और छठी शक्ति का परिवहन सिद्धांत क्या है। तो आपने जान लिया, बेस लेवल नदी के निम्नतम अपर्दन की सीमा होती है और नदी अपर्दन करते करते एक ऐसे तल को प्राप्त कर लेती है जिसके बाद में अपर्दन होना बंद हो जाता है, उसको हम बेस लेवल कहते हैं। सामान्य अपर्दन सिद्धांत यही कहता है कि नदी के जल में बहुत ज़्यादा पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए, न बहुत कम पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए। नदी के जल में पदार्थों की मात्रा सामान्य होनी चाहिए जिससे अपर्दन सामान्य रूप से होता रहे। तीसरा 6th पावर सिद्धांत ये बताता है कि यदि नदी का वेग 2 गुना हम कर देते हैं तो उसके भार ढोने की क्षमता 64 गुना अधिक हो जाएगी। इसको गिलबर्ट 16 पावर लॉ भी इसको कहा जाता है। ओके, ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं मुख्य रूप से नदी के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अब हम आ रहे हैं कि नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में और डेल्टाई क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो किन किन स्थल रूपों यानी लैंड फार्म का निर्माण होता है, इसको आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। तो एक एक पॉइंट पर हम चलते हैं। पहले इरोजनल लैंड फार्म और फिर डिपोजिशनल लैंड फार्म। अपर्दन के द्वारा जो उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में आप जानिए, और उसके बाद में नदी जो जमाव करती है, डिपोजिशन का काम करती है, उसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले हम रिवर लैंड फार्म में आते हैं। इरोजनल लैंड फार्म यानी अपर्दनात्मक
स्थल रूप। सबसे पहले है वी शेप्ड वैली। ये EY होगा, वैली। इसके बारे में हम सबसे पहले से पढ़ते हैं। ये सब स्थलाकृतियां पर्वतीय क्षेत्रों की स्थलाकृतियां मुख्य रूप से होती हैं। वी शेप्ड वैली, मैं बता दूं, जब नदी किसी ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर का जल पिघलता है और नदी के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में स्लोप ज़्यादा होता है, ढाल बहुत ज़्यादा होता है, और उस ढाल की अधिकता होने के कारण नदी के कटान की दर भी, यानी इरोजन जो पावर होता है, वो भी ज़्यादा होता है। और नदी एक पतली धारा के रूप में बहुत ही लंबवत अपर्दन करती है, वो अपनी घाटी को काटते 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 गहरा कर देती है। हालांकि यहाँ पर जो लेटरल इरोजन होता है, पार्श्विक हॉरिजॉन्टल इरोजन जो होता है, वो भी होता रहता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इरोजन की अपेक्षा वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, और ये ढाल के कारण होता है। नदी का जल स्लोप और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपरी क्षेत्र से निचले क्षेत्र की तरफ तीव्र गति से उतरता है, और इस प्रक्रिया के कारण नदी की घाटी गहरा होती जाती है, खासकर वर्टिकल इरोजन के कारण। तो ऐसे में वी शेप्ड वैली का निर्माण होता है। इसको मैं एक तरीके से बता दे रहा हूं। देखिए, जिसे मान लीजिए ये वी आकार की घाटी है, ये किनारे की तरफ कम और घाटी को गहरा करने का काम ज़्यादा करती है, यानी वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से वी शेप्ड वैली का निर्माण हो जाता है। इसका एक चित्र भी यहाँ पर था, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए इसको आ जाओ, इधर आ जाओ। है पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों को किस तरीके से गहरा करती है, आप देख रहे हैं। ये नदी यहां से निकलती है ये, और इसका मार्ग इस तरीके से होता हुआ, घूमता हुआ ये पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाती है। यहीं पर आप जान रहे हैं, चूंकि स्लोप ज्यादा है, इधर से जब नदी निकलती है तो स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वर्टिकल इरोजन होता है, जबकि लेटरल इरोजन, पार्श्विक जो अपर्दन होता है, वो कम होता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होने के कारण नदी की घाटी गहरी होती है, इसीलिए इसको हम वी शेप्ड वैली कहते हैं। और इस वी शेप्ड वैली जब बहुत ज़्यादा गहरा कर देती है, एक खड्ड बना देती है, किनारे की दीवारें बिल्कुल खड़े रूप में दिखाई देती हैं, तो उसको गार्ज कहा जाता है। एक चित्र गार्ज का यहाँ पर भी है,
हाँ, ये गार्ज है। देखिए, नदी पहले कहीं पर यहां पर बह रही होगी, इस क्षेत्र में जो है नदी बह रही होगी, इस क्षेत्र में बह रही होगी, लेकिन उसने किया क्या, यहां से लेकर के यहां तक नदी ने यहां से लेकर के और यहां तक ये गहरा भाग काट दिया है। नदी की घाटी पहले ऊपर कहीं रही होगी, उसने उसको काटते काटते वर्टिकल इरोजन करते करते यहां पर आ गई, तो एक गहरा सकरा जो गड्ढा बन जाता है, गहरी सकरी खाई जो बन जाती है, उसी को हम गार्ज कहते हैं। इसके जो किनारे की दीवारें होती हैं वो खड़े लंबवत रूप में होती हैं, और ये जो है नदी का आप मार्ग देख रहे हैं कि ये नदी ऐसे ऐसे बह करके जा रही है। तो इस प्रकार से वी आकार की घाटी के बाद में जो दूसरा लैंडफॉर्म बनता है पर्वतीय क्षेत्रों में, वो होता है गार्ज। और गार्ज का एक विस्तृत स्वरूप होता है जिसको हम कैनियन कहते हैं। इसका जो दूसरा रूप है वो है कैनियन। ये कैनियन है। आप इस कैनियन को देखिए। इस कैनियन में क्या है कि एक गार्ज का जो बहुत ही विस्तृत स्वरूप होता है उसको हम कैनियन कहते हैं। वास्तव में जो गार्ज का निर्माण होता है वो कभी कभी जलप्रपातों के पीछे हटने के कारण भी होता है। वाटरफॉल जो होते हैं लगातार पीछे की तरफ ऐसे सरकते जाते हैं और एक दर्रा टाइप का बन जाता है, गहरी सकरी खाई की तरफ पीछे तरफ ऐसे पिछड़ते जाते हैं, तो उससे गार्ज का निर्माण होता है। लेकिन उसी गार्ज के एक विस्तृत स्वरूप को हम कैनियन कहते हैं। कैनियन एक बहुत बड़े एरिया में नदी उसका निर्माण करती है। ये आपको देखिए कौन सा कैनियन है, शायद आप पहचान गए होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया ये ग्रैंड कैनियन है, जो बहुत ही फेमस कैनियन है। बहुत ही देखने में अच्छा इसका दृश्य दिखाई दे रहा है, इसी को हम ग्रैंड कैनियन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गार्ज का जो विस्तृत स्वरूप होता है उसी को हम कैनियन कहते हैं। गार्ज की अपेक्षा ये तुलनात्मक रूप से अधिक सकरा होता है। विस्तृत तो होता है लेकिन ये सकरा भी उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसको हम कैनियन कहते हैं। कैनियन आप जान रहे हैं, जैसे सिंधु नदी सिंधु गार्ज को बनाती है, सतलज नदी सिपकीला गार्ज को बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज से निकलती है, नर्मदा नदी भेड़ाघाट जलप्रपात और वहाँ पर भी गार्ज बनाती है, जिसको संगमरमर गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से अभी हमने बता दिया कैनियन का भी निर्माण नदियाँ करती हैं। जैसे कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। हडसन एक हडसन कैनियन है, लेकिन वो सबमेरीन कैनियन के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया कैनियन। तो कहने का तात्पर्य है ये सब पर्वतीय क्षेत्रों के द्वारा नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ हैं, और वी आकार की घाटी जब गहरी सकरी हो जाती है, तंग हो जाती है, तो उसको हम गार्ज कहते हैं। और गार्ज का जो विस्तृत स्वरूप होता है अत्यधिक गहरा सकरा, उसको हम कैनियन कहते हैं। आगे की तरफ हम चल रहे हैं। ये गार्ज हो गया आपका, ये भी एक गार्ज का स्वरूप है, इसको भी आप देख सकते हैं, गार्ज का स्वरूप है। इसके बाद में है पॉट होल्स। एक और स्थलाकृति बनती है। एक तो हो गया पहला वी आकार की घाटी, दूसरा है पॉट होल्स। पॉट होल्स, इसको हम कहते हैं जलगर्तिका। जलगर्तिका में क्या होता है, जब नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो उसके साथ में जो कंकड़ पत्थर चलते हैं वो सब ऐसे घूमते हुए चलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि तलहटी को खुरोचते हुए जो है चलते हुए हैं, भंवर के रूप में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे एक गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है जगह जगह पर, जिसको हम पॉट होल्स कहते हैं। कभी कभी नदी क्या है कि ऊपरी भाग से ऐसे नीचे की तरफ गिरेगी जलप्रपात के रूप में,
तो वो भी जो है यहाँ पर पॉट होल्स बनाएगी, जल ऊपर की तरफ गिरेगा तो यहाँ पर भी एक गड्ढा हो जाएगा, उसको भी पॉट होल्स कहते हैं। वास्तव रूप में नदी के साथ जो उसके अपरदनात्मक यंत्र चलते हैं वो भंवर के रूप में नदी की तलहटी को खुरेचते हुए चलते हैं, तो जगह जगह पर ये वृत्ताकार गड्ढों का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम पॉट होल्स या जलगर्तिका कहते हैं। इसके बाद में मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, जलप्रपात या रैपिड्स। थोड़ा सीरियल में ये देखिए, कैनियन का एक उदाहरण ये भी है, बहुत अच्छा कैनियन ये बना हुआ है। ये वाटरफॉल, इसमें आप देखते हैं कि नदी एक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की तरफ गिरती है। एक स्थलाकृति है जलगर्तिका के बाद में वाटरफॉल। जलप्रपात, इसको कहते हैं जलप्रपात। जलप्रपात का सामान्य अर्थ होता है जल का ऊपरी भाग से नीचे की तरफ गिरना ही मुख्य रूप से जलप्रपात कहलाता है। इसमें होता क्या है कि जलप्रपात वहीं पर पाए जाते हैं जहां पर कठोर और कोमल चट्टानें एक क्षैतिज रूप में होते हैं, वहीं पर जलप्रपात की रचना होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए, जिसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोमल चट्टानें हैं, या मान लीजिए कठोर चट्टानें हैं। तो जलप्रपात का निर्माण तभी होता है जब कोमल चट्टानें और कठोर चट्टानें एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज अवस्था में होती हैं। ऐसे में क्या होता है, एक स्पेशल इरोजन होता है। जल जब ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिरता है तो वो जो है अपने इस क्षेत्र को कटान करता है, यहाँ पर कटान करता है, फिर यहाँ पर कटान करता है, और ये आकृति मुख्य रूप से इस प्रकार से ये बन जाती है। ये तो ये जब नीचे की तरफ गिरता है तो एक जलधारा के रूप में नीचे की तरफ गिरता है, इसी को हम वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल वहीं पर बनते हैं जहाँ पर कोमल और कठोर चट्टानें क्षैतिज अवस्था में हैं। बल्कि आप ये देख सकते हैं ये किस प्रकार से किसी ऊपरी क्षेत्र से नीचे की तरफ पानी नीचे की तरफ गिरता है। इसी में एक चीज़ है रैपिड्स, जिसको हम मुख्य रूप से क्षिप्रिका कहते हैं। अभी आगे की तरफ आप पढ़ेंगे रैपिड्स। अभी अगला चित्र हम दिखा देंगे। तो क्षिप्रिका का निर्माण भी जो है सीढ़ीदार संरचना के कारण होता है। जल ऐसे की तरफ जो है ऐसे से गिरता है, जैसे यहाँ वाटरफॉल के निचले भाग में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जल ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा, तो एक सीढ़ीदार संरचना निचले भाग पर बन जाती है। रैपिड्स का निर्माण या क्षिप्रिका का निर्माण जलप्रपात के या तो ऊपरी भाग में होता है या जलप्रपात के निचले भाग में, वाटरफॉल के निचले भाग में होता है। इसी को हम रैपिड्स कहते हैं, क्षिप्रिका कहते हैं। अब क्षिप्रिका का कहीं पर चित्र है, इसमें भी है। ये रैपिड्स देखिए कितना अच्छा चित्र बना हुआ है। ये जलप्रपात के निचले भाग का होता है। वास्तव में एक सीढ़ीदार जलप्रपात में क्या होता है कि जल काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है। यदि जो ऊपरी भाग का जल होता है और निचले सतह का जल होता है, जो दूरी होती है, डिस्टेंस, वो ज़्यादा होती है, लेकिन क्षिप्रिका में ज़्यादा नहीं होता है। क्षिप्रिका में स्टेप बाय स्टेप जो है जल ऊपर से नीचे सीढ़ीदार संरचना के रूप में गिरता है। इसी को हम रैपिड्स कहते हैं, क्षिप्रिका कहते हैं। अब इसके बाद में और भी चीज़ें आपको बतानी हैं।
जो नदी के अपर्दन के द्वारा बनता है। अभी तक आपने देखा वी शेप्ड वैली, गार्ज, कैनियन, वाटरफॉल और हॉट पोल्स और रेपिड्स। इसके बाद में और भी तमाम स्थलाकृतियाँ बनती हैं जिनके बाद में मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए, एक स्थलाकृति और बनती है जिसको मैं इसी बोर्ड पर ही समझा दे रहा हूँ, शायद में उसका चित्र इसमें नहीं है, जिसको हम कहते हैं संरचनात्मक सोपान। स्ट्रक्चरल बेंचेस। स्ट्रक्चरल बेंचेस, संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान का निर्माण भी पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इसका मैं पहले चित्र बना दे रहा हूं, फिर आपको जो है इसको समझा दे रहा हूं। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसको हम स्ट्रक्चरल बेंचेस कहते हैं, संरचनात्मक सोपान कहते हैं। और इसका भी निर्माण जैसे जलप्रपात का हो रहा था कोमल और कठोर चट्टानों की वजह से, उसी प्रकार से इसका भी निर्माण मुख्य रूप से होता है। ये है स्ट्रक्चरल बेंचेस। नदी ऊपरी घाटी से निचली घाटी में जैसे जैसे अपर्दन करती जाती है, एक अपने किनारे पर एक स्टेप, एक सीढ़ीदार संरचना छोड़ देती है, उसको हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है और ऐसा उस स्थानों पर बनता है जहाँ पर नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानें होती हैं। तो वो कोमल चट्टानों को तो आसानी के साथ काट देता है, लेकिन कठोर चट्टानों को नहीं काट पाता है, और वो एक सतह के रूप में सामने की ओर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चरल बेंचेस का निर्माण मुख्य रूप से इसमें होता है। इसी को हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं। एक और है जिसको हम नदी वेदिका, रिवर ट्रेसेस, नदी वेदिका के नाम से जानते हैं। नदी वेदिका भी का निर्माण भी कुछ इसी तरीके से होता है। इसमें जैसे मान लीजिए ये नदी की घाटी है, अब इसमें नदी कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ उतर रही है। तो चित्र बनाना थोड़ा सा कठिन कार्य है बहुत ही कम समय में, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से रिवर ट्रेसेस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से नदी ऐसे आती है। तो कहने का मतलब इसमें भी कई स्टेप होते हैं। तो इस स्टेप की वजह से जैसे उसमें होता है, लेकिन यह स्टेप कठोर और कोमल चट्टानों की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि नदी के मार्ग में कभी कभी नवोन्मेष की प्रक्रिया होती है। जैसे नदी बह रही है, घाटी को बना रही है, अब इसी बीच में क्या हुआ कि स्थल खंड में अंदर की तरफ भूगर्भिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्थान हो गया, यानी घाटी जो है फिर एक बार ऊपर की तरफ उठ गई। और जब घाटी एक बार ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो नदी फिर जो है वर्टिकल इरोजन करने लगेगी, तो किनारे की तरफ कम करेगी, ढाल ज़्यादा होने के कारण बीच में कम करेगी। तो इस प्रकार से एक सोपान यहाँ पर भी इस तरह से बन जाता है। इसी को हम रिवर ट्रेसेस या नदी वेदिका के नाम से जानते हैं। अब आगे की तरफ और चलते हैं। एक है रिवर मियांडर, नदी विसर्प। शायद में इसमें चित्र है, अभी हम देख ले रहे हैं।
सीरियल से नहीं है कुछ भी इसमें। चलिए व्हाइट बोर्ड पर ही हम देख लेते हैं। रिवर मियांडर, इसको कहते हैं नदी विसर्प। ये मैदानी क्षेत्र की स्थलाकृति होती है। मियांडर्स होता क्या है कि नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से निचले भाग में उतरती है मैदानी क्षेत्रों में, तो वो सीधे नहीं बहती है। जिस तरफ चट्टानें कमजोर होंगी या चूने की प्रधान वाली चट्टानें होंगी या जिस तरफ स्लोप ज़्यादा होगा, उस तरफ नदी की धारा मुड़ जाती है और वो मैदानी क्षेत्रों में अपने टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे ये एक नदी का सामान्य मार्ग है। अब इस मार्ग पर नदी प्रवाहित होती है। अब यही विसर्प बढ़ता जाता है। दूसरे स्टेप में नदी क्या होती है कि थोड़ा सा और वक्र बना देती है। ये इसमें क्या है, अपर्दन का काम यहां पर ज्यादा होता है, कटान का काम, क्योंकि नदी ऐसे सीधे जा रही है तो जो इरोजन का काम होगा वो यहां पर होगा और डिपोजिशन का काम इस किनारे वाले भाग पर यहां पर होने लगेगा इस क्षेत्र में। फिर यहां पर टकरा करके नदी फिर ऐसे आगे की तरफ मोड़ती है। अब अपर्दन का काम यहां पर करेगी। समझ रहे हैं, धारा जिस तरफ जाएगी टकराएगी वहां पर अपर्दन का काम होगा और दूसरी तरफ यहां पर डिपोजिशन का काम होगा। यहां पर जो है पदार्थ के जमाव का काम होगा। फिर नदी ऐसे आगे की तरफ मोड़ती है, फिर यहां पर कटान ज्यादा करती है, फिर इधर की तरफ मोड़ती, यहां कटान करती है और इस क्षेत्र में डिपोजिशन का काम ज्यादा होता है इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार से इसी को हम रिवर मियांडर या नदी विसर्प या नदी मोड़ के नाम से जानते हैं। अब कभी कभी यह मियांडर इतना ज्यादा हो जाता है कि ऐसे लगता है कि नदी एक दूसरे के किनारे आ रही है, एक दूसरे से मिलने जा रही है और उस समय मियांडर इस तरीके का हो जाता है, यानी इतना घुमावदार वृत्त बन जाता है। अब नदी का जो मार्ग होगा वो ये होगा। अब इसी समय कभी कभी ऐसा होता है कि नदी के जल में प्रवाह तेज हो जाता है या कहीं से पानी अतिरिक्त आ जाता है और जब प्रवाह तेज हो जाता है तो नदी अपने इस टेढ़े मेढ़े मार्ग को काट करके फिर ऐसे सीधी दिशा में बहने लगती है और ये भाग अलग दिशाओं में हो जाता है। इसी को हम गोखुर झील या झाड़न झील कहते हैं। यानी नदी फिर जो है इस विसर्प की स्थिति के बाद में फिर यही स्थिति आ जाती है और ऊपर की तरफ अर्धवृत्ताकार में, दक्षिण की तरफ अर्धवृत्ताकार में ये कुछ झीलें बन जाती हैं। यानी यही भाग जो होता है ये भाग एक झीलों के रूप में हो जाता है और नदी फिर जो है एक समतल रूप में बहने लगती है। इसी को हम रिवर मियांडर कहते हैं। और इस रिवर मियांडर में जब नदी पुनः सीधे मार्ग से चलने लगेगी तो कुछ लेक्स छूट जाते हैं। इनको हम ऑक्स बो लेक कहते हैं। गोखुर झील या झाड़न झील के नाम से इसको हम मुख्य रूप से जानते हैं। तो एक स्थलाकृति मैदानी क्षेत्रों में मियांडर भी बनती है जिसको हम रिवर मियांडर्स या नदी मोड़ या नदी विसर्प के नाम से जानते हैं। अब एक लास्ट स्टेप इसमें और बचा है जो अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, वो है पेनी प्लेन, समप्राय मैदान। इसको हम पेनी प्लेन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अमेरिका के एक विद्वान थे डेविस महोदय, उन्होंने भौगोलिक चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी, खासकर रिवर के कार्य के ऊपर, और उन्होंने पेनी प्लेन शब्द का यूज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ये लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। कोई भी स्थल रूप अपनी संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होती है।
यानी इस धरातल पर जो लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक दिन वो इरोजन के कारण जो है, अपरदन के प्रक्रमों के कारण वो कट पीट करके एक समतल सतह में बदल जाएंगे। तो उस प्रकार की आकृति जो नदी के द्वारा किसी भी ऊंचे उठे हुए मैदान को, ऊंचे उठे हुए स्थल को काट पीट करके एक समतल सरफेस ग्राउंड के रूप में बदल देती है, उसी को हम प्लेनी प्लेन कहते हैं या संप्रदाय मैदान कहते हैं। इस तरह की जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, यानी यहाँ पर कभी एक ऊंचा उठा हुआ भूखंड रहा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे काट पीट करके समतल सतह में कर दिया। और इसी प्लेनी प्लेन पर कुछ ऊंची उठी हुई पहाड़ियाँ भी होती हैं, जिनको उन्होंने डेविस महोदय ने मोनोडोनाक की संज्ञा दी थी। आप जानते हैं कि ये उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में जो अरावली रेंज है, ये किसी समय में बहुत ऊंची रही होगी और आज इरोजन ऑफ एजेंट, अपरदन के कारकों द्वारा वो कट पीट करके एक समतल प्राय मैदान के रूप में आ रही है। अब ये आपका जो अभी हमने बताया है, वी शेप्ड वैली, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, पॉट हॉल्स यानी जलगर्तिका, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, संप्राय मैदान, ये सब नदी विसर्प, ये सब नदी के अपरदन के परिणाम स्वरूप बनी हुई स्थलाकृतियाँ होती हैं। इनको इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नदी के द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। ये तो हो गया कटान के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब नदी डिपोजिशन का भी काम करती है। जो पदार्थ एक स्थान से काट पीट करके लाती है, उन पदार्थों को किसी दूसरे स्थान पर जमा भी करने का काम करती है, जिसको लैंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के रूप में उसको जानते हैं। तो संक्षिप्त में इसको भी हम थोड़ा सा एक एक करके देख लेते हैं। एक 10-15 मिनट का लेक्चर और इसमें बचा हुआ है। अब डिपोजिशन होता क्यों है? डिपोजिशन होता है कि अगर स्लोप में कमी आ गई है, अगर ढाल में कमी आ जाती है, इसको हम थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। डिपोजिशनल वर्क ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, यानी जो उसके द्वारा स्थलाकृतियाँ बनती, इसके बारे में जानता है। डिपोजिशन का काम कब होगा? जब पहली चीज जो है ढाल में कमी आएगी। अगर स्लोप कम हो गया है तो नदी का ढाल भी कम होगा। दूसरा, नदी का अगर विस्तार ज़्यादा हो गया है, यानी बाढ़ का पानी आ गया नदी में, तो वो भी डिपोजिशन का काम करने लगेगी। आप देखते होंगे मैदानी क्षेत्रों में जब वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है तो नदी का जल आसपास के गांव में फैल जाता है, और जब पानी उतरता है तो उस आसपास के गांव में नदी में जो मिट्टी घुली होती है वो नीचे की तरफ सतह पर बैठ जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी डिपोजिशन का काम होता है, जब नदी के जल का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक होता है मार्ग में अवरोध। नदी बह रही है, रास्ते में उसके कोई रुकावट आ गई, जैसे नदी बह रही, कोई पेड़ गिर गया या तमाम प्रकार के घास फूस पत्ते आकर के नदी के मार्ग में इकट्ठा हो गए, तो ऐसी स्थिति में भी नदी का बहाव मंद हो जाता है और अपने साथ लाए हुए सारे पदार्थों का डिपोजिशन उसी क्षेत्र में करने लगती है। या कहीं पर बांध बना दिया गया, तो जहाँ पर बांध बनाया जाएगा उसके आसपास क्षेत्र में जहाँ पर जो रिवर कैचमेंट एरिया होगा, नदी का जल फैलेगा, वहाँ पर भी डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। एक और डिपोजिशन का काम होता है नदी के बोझ में वृद्धि। जब नदी के जल में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट हो जाता है, पदार्थों की मात्रा हो जाती है, तो नदी उस पदार्थ को आगे ले जाकर के ढोने में असमर्थ हो जाती है और सारा पदार्थ वहीं पर जमा करने लगती है। तो इससे भी जो है डिपोजिशन का काम शुरू होने लगता है, वहीं पर जमाव का काम शुरू होने लगता है। अब चलते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं नदी के जमाव के परिणाम स्वरूप। पहला है
जलोढ़ पंख, एलुवियल फैंस। एलुवियल फैन, इसको हम जलोढ़ पंख कहते हैं। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदान में प्रवेश करती है तो एक होता है गिरपद। गिर मतलब पर्वत, पद मतलब उसका निचला भाग, यानी पर्वतों का जो निचला भाग होता है वहां पर बहुत सारे पदार्थों का जमाव हो जाता है। तो ऐसे में कुछ पदार्थ पंखे के समान की आकृति में जमा होते हैं जिनको हम जलोढ़ पंख कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, एरिया है पर्वतों का, और यहां पर रिवर निकल करके आती है, तो जब मैदान में ये प्रवेश करेगी तो अपने साथ में सारे पदार्थों का जमाव इस क्षेत्र में कर देगी। तो यहाँ पर जो पदार्थ जमा होंगे वो एक पंखे के सदृश में जमा होंगे, तो उसको हम एलुवियल फैंस कहते हैं या जलोढ़ पंख कहते हैं। यानी इनकी संरचना जो होती है वो पंखे के समान होती है, उनको हम जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंख का विस्तार वहाँ पर होता है जब नदी के मार्ग में जल ज़्यादा होता है और पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें होता क्या है कि महीन पदार्थ काफ़ी आगे तक बढ़ जाते हैं और जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं, मोटे पदार्थ होते हैं, वो इसी किनारे की तरफ यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये जलोढ़ पंख की संरचना होती है। और इसी में एक और निर्माण होता है, जलोढ़ शंकु। एलुवियल कॉन्स। उसमें कुछ नहीं, जलोढ़ पंख में पदार्थ काफी दूर तक चले जाते हैं निचले भागों में, लेकिन जो जलोढ़ शंकु होता है, यहीं पर एक दूसरी आकृति में बना दे रहा हूं, यहां पर जलोढ़ पंख का जो पदार्थ होता है वो काफी बड़ा बड़ा होता है, तो किनारे के ही तरफ जमा हो जाते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इसमें जो है जल की मात्रा थोड़ा सा कम होती है और मलबा ज़्यादा होता है, इसलिए सारा ढेर जो है नज़दीक पर ही ऐसे त्रिकोणाकार आकार में, कोण के आकार में, शंकु के आकार में जमा हो जाता है, जिसको हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। वास्तव में भाबर और तराई का जो निर्माण होता है इसी गिरपद वाले पदार्थों के पास में ही भी होता है। जो पर्वत पदीय क्षेत्रों में, पर्वत के किनारों में जो डिपोजिशन होता है उससे भाबर प्रदेशों का निर्माण होता है, और उस भाबर प्रदेश के बाद में जो महीन सिल्ट रेत के कण आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर जो डिपोजिशन होता है वो तराई क्षेत्रों का उससे निर्माण हो जाता है। तो ये था आपका एलुवियल फैंस, एलुवियल कोन। सीधा सा इसका मतलब यही है कि पर्वतीयों के निचले भागों में जब नदी उतरती है तो किनारे की तरफ जो पदार्थ जमा करती है, जो शंकु के आकार में होते हैं, उनको हम जलोढ़ शंकु कहते हैं, और जो काफ़ी दूर तक फैले हुए महीन पदार्थ होते हैं, किनारे की तरफ मोटे पदार्थ होते हैं, पंखे के सादृश्य होते हैं, उनको हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। एक और फिगर बनता है अगला, नेचुरल लिवीज, प्राकृतिक तटबंध। नेचुरल लिवीज आप लिख लीजिएगा। प्राकृतिक तटबंध में ये होता है कि एक तो बांध मनुष्य बनाता है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सिंचाई के साधनों का विस्तार करने के लिए, मत्स्यन के लिए, पर्यटन के लिए, उद्योग धंधों का को फैक्ट्रियों को लगाने के लिए नदियों पर बांध बनाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाता है। एक तटबंध नदी स्वयं बनाती है। नदी जो अपने साथ पदार्थों को पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में लाती है वो अपने किनारे की तरफ जमा करती हुई जाती है। तो इससे ऊंचे ऊंचे उठी जो स्थलाकृतियां नदी के किनारों पर बनती हैं उसको हम नेचुरल लिवीज या प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। एक आकृति में यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको आप समझ सकते हैं।
इसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी डिपोजिशन का काम होता है। दोनों किनारों पर इन पदार्थों का जमाव होता है और ये जो है मुख्य रूप से बन जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में। इन्हीं को हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं अच्छे तरीके से, हालांकि इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था, शायद में कहीं मिस हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये तो उसको भी हम नेचुरल रूप में दिखा देते। यही जो है प्राकृतिक तटबंध है। इसी के बीच में ऐसे रिवर आगे की तरफ बढ़ती है, इसी को हम नेचुरल लिवीज कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। सीधा सा इसका अर्थ है नदी मैदानी क्षेत्रों में अपने किनारे की तरफ जो पदार्थों का निक्षेपण करती है, वो ऊंची हुई आकृतियां जो नदी के किनारे किनारे दिखाई देती हैं, उसी को हम नेचुरल लिवीज या प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। एक और इसी में है बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान आप जानते हैं कि नदियों में जब बाढ़ आती है तो उसका जल आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में जो है 40-50 किलोमीटर के एरिया में उसका जल फैल जाता है, यहाँ तक कि सैकड़ों किलोमीटर में कुछ नदियाँ अपना जल फैला देती हैं। तो उस समय होता क्या है कि उस नदी के जल में जो घुले हुए पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे जो है नदी का जल शांत होने तक, जब नदी का पानी उतरने लगता है तो धीरे धीरे वो पदार्थ जो है आसपास के क्षेत्रों में बैठने लगते हैं। ऐसी जो मिट्टी बैठती है उसको न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, और इस प्रकार से एक बाढ़ के मैदान का निर्माण हो जाता है। तो इसी को हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। इस बाढ़ का मैदान सामान्य रूप से ये भी कह सकते हैं कि नदी का जल जिन जिन क्षेत्रों तक फैलता है वो बाढ़ के मैदान के रूप में होते हैं। इसमें भी खादर और बांगर होता है। एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी का जल थोड़ी सी भी बाढ़ आई तो वहाँ पर पहुँच जाता है, उस क्षेत्र को खादर कहते हैं। और बांगर क्षेत्र खादर से थोड़ा सा ऊंचा होता है जहाँ पर नदी का जल नहीं पहुँच पाता है, तो इसको हम बाढ़ के मैदान के रूप में जानते हैं। और इसके बाद में लास्ट में है आपका रिवर डेल्टा, नदी डेल्टा, लास्ट पॉइंट है ये आपका। नदी डेल्टा ये नदी के समय की आखिरी स्थलाकृति होती है। नदी अपने पदार्थों को पर्वतीय क्षेत्रों से लाती है, कुछ पर्वतपदीय भागों में, पर्वतों के निचले भागों में जमा करती है, फिर मैदानों में पहुंचती है। तो मैदानों में कहीं पर कटान करती है, कहीं पर जमाव करती है। मैदानों में इरोजन और डिपोजिशन दोनों प्रक्रिया होती रहती है। नदी के जल में बहुत से हजारों टन पदार्थ घुले हुई मात्रा में आगे की तरफ चलते हैं और लास्ट में जब वो सागर से मिलने वाली होती है तो उसके वेग में बहुत ही कमी आ जाती है और उसके वेग में कमी आने से वो सारे पदार्थ जो है समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठने लगते हैं। तो इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण होता है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। एक त्रिभुजाकार रूप में इसका जमाव होता है। ये मान लीजिए कोई नदी आ रही है और ये मान लीजिए सागर है, तो इस सागर में नदी का जल ऐसे ऐसे डिपोजिशन कर देगा पदार्थों का। तो ये जो डिपोजिशन होगा इसी को हम रिवर डेल्टा कहते हैं। ये लगभग त्रिभुजाकार रूप में होता है। इसको सबसे पहले हेरोडोटस, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। हेरोडोटस ने नील नदी का जब अध्ययन किया था, नील नदी के क्षेत्र का, तो उसके मुहाने के पास में जो जमा वाला भाग था उसी के नाम पर इसने डेल्टा शब्द का यूज किया था, हेरोडोटस ने। अब ये डेल्टा की आकृतियां प्रत्येक नदी अलग अलग तरीके से बनाती है। डेल्टा कैसे बनते हैं, प्रत्येक नदी की आकृति कैसे होती है, डेल्टा के प्रकार कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो पहला डेल्टा है चापाकार डेल्टा। एक एक समझते चलिए, उसके बाद में इसका एक फिगर भी है जिसको भी हम आपको भी दिखा देंगे। पहला डेल्टा है चापाकार डेल्टा या धनुहाकार डेल्टा, आर्क्वेट। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, गड़बड़ होगा, टी है, आर्क्वेट डेल्टा है।
अब देखिए चापाकार डेल्टा क्या होता है। धनुष के चाप के आकार में या अर्धवृत्ताकार में जब नदी अपने मुहाने के पास में यानी सागर के तटवर्ती भाग में जमाव करती है तो ऐसी आकृति को हम चापाकार डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये नदी है और यहाँ पर इस आकार में अगर जमाव ये करती है ये, तो ये जो डेल्टा का निर्माण होगा, पदार्थों का डिपोजिशन होगा, यहाँ पर पदार्थों का जो डिपोजिशन यहाँ पर होगा ये एक चाप के रूप में होगा। इसको हम चापाकार डेल्टा के रूप में जानते हैं। आप जान लीजिए नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा का एक सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा ये भी जो है प्रमुख चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। गंगा ब्रह्मपुत्र नील नदी ये सब चापाकार या धनुहाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद में है नंबर 2 पंजाकार डेल्टा। इसका चित्र भी है, अभी हम दिखा दे रहे हैं। पंजाकार डेल्टा या बर्ड फुट डेल्टा। ये जो लिखा हुआ है वाटरफॉल्स ये गलत है, ये डेल्टा है और ये है बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा देखिए ये ऐसे लग रहा है कि जैसे पक्षी का कोई पंजा हो। होता क्या है कि जब नदी ये अब में मुख्य रूप से मिसिसिपी और मिसौरी नदी का डेल्टा ये मुख्य रूप से है और वहाँ पर नदी क्या होती है कि जब आगे की तरफ बढ़ती है तो लहरों के द्वारा धाराओं के द्वारा ये बीच में अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है। यहाँ से लहरें प्रहार कर रही हैं, यहाँ कर रही हैं, यहाँ कर रही हैं, यहाँ कर रही हैं। तो इस प्रकार से इसका आकार एक पंछी के पंजे के समान हो जाता है। इसी को हम बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी और मिसौरी नदी का डेल्टा इसका एक उत्तम उदाहरण है बर्ड फुट डेल्टा का। एक और है, थोड़ा सा हम जल्दी चलते हैं आगे की तरफ। एक है एस्चुरी डेल्टा। एस्चुरी डेल्टा में क्या होता है, हाँ रिवर डेल्टा। ये देखिए ये चापाकार डेल्टा है। नील नदी का मुख्य रूप से ये उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं जो भी हमने पहले बताया है। आर्क्वेट डेल्टा चापाकार डेल्टा और अभी जो दूसरा हमने दिखाया था उसको हम बर्ड फुट डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में मुख्य रूप से हम पीछे आ जाते हैं। एक है ज्वार नदमुख डेल्टा या एस्चुरी डेल्टा। एस्चुरी यानी नदियों के मुहाने पर जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, खासकर नर्मदा, ताप्ती, ओड, एस्चुला, ओबर, ये सब नदियों के मुहाने पर जब एस्चुरी उनकी भर जाती है, पदार्थों के जमाव से लंबे समय तक निक्षेपण होता रहता है और जब उनकी एस्चुरी भर जाती है तो ऐसे डिपोजिशन वाले डेल्टा को हम एस्चुरी डेल्टा के नाम से जानते हैं। एक और डेल्टा होता है विखंडित डेल्टा या जिसको कहते हैं रुंडित डेल्टा, यानी जो खंड खंड में डिवाइड हो। इसको ट्रंकेटेड डेल्टा कहते हैं। होता क्या है कि जब डेल्टा कई खंडों में डिवाइड हो जाता है, लहरों के माध्यम से, नदियों के धाराओं के माध्यम से वो टूट फूट करके कई खंडों में विभक्त हो जाता है। कुछ भाग इधर की तरफ जाता है, कुछ भाग इधर की तरफ जाता है, कुछ भाग इधर की तरफ जाता है। तो ऐसे डिपोजिशन वाले डेल्टा को हम रुंडित या ट्रंकेटेड डेल्टा के नाम से जानते हैं। एक डेल्टा और है जिसको हम कहते हैं वर्धमान डेल्टा। ग्रोइंग डेल्टा। वर्धमान डेल्टा ऐसे डेल्टा को कहते हैं जिस डेल्टा का विस्तार निरंतर सागर तट की ओर होता रहता है। ऐसे डेल्टा के विस्तार वाले भाग को हम वर्धमान डेल्टा कहते हैं। गंगा, मिसिसिपी, ब्रह्मपुत्रा, इन सब के डेल्टा में वर्तमान समय में भी विस्तार सागर की ओर हो रहा है, क्योंकि ये नदियाँ
काफ़ी लंबी दूरी तय करके आती हैं और बहुत सारा पदार्थ इन नदियों के द्वारा सागर में लाया जाता है। इसी कारण से इन नदियों का विस्तार डेल्टाई क्षेत्रों की ओर ज़्यादा होता जा रहा है। इसको हम वर्धमान डेल्टा के नाम से जानते हैं। एक होता है ब्लॉक डेल्टा, अवरोधित डेल्टा। ब्लॉक डेल्टा, अवरोधित डेल्टा, जब डेल्टा का विस्तार होना रुक जाता है, यानी डेल्टा आगे की तरफ नहीं बढ़ता है, तो उसको हम ब्लॉक डेल्टा कहते हैं। यानी वहीं पर ब्लॉक हो जाता है, उसके आगे की तरफ नहीं बढ़ता है, तो उसको हम ब्लॉक डेल्टा के नाम से जानते हैं, क्योंकि लहरों और धाराओं के द्वारा जो है उस डेल्टा में अवरोध हो जाता है। एक होता है अबेंडेंट डेल्टा या परित्यक्त डेल्टा। परित्यक्त डेल्टा या अबेंडेंट डेल्टा उस डेल्टा को कहते हैं जब डेल्टा अपने मुख्य भाग को छोड़ करके अपना डिपोजिशन कहीं दूसरे स्थान पर करने लगता है, तो उसको हम परित्यक्त डेल्टा के नाम से जानते हैं या अबेंडेंट डेल्टा के नाम से जानते हैं। जैसे ह्वांगहो नदी जब गिरती है चीन सागर में, तो वो अपने मुख्य मुहाने के डेल्टाई भाग को छोड़ करके अब दूसरे जगह पर उसका डिपोजिशन होने लगा है। ऐसे भारत में हुगली नदी है, ये थोड़ा सा अलग हट करके डेल्टा का निर्माण करने लगी है, तो ऐसे डेल्टा को हम परित्यक्त डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब इस प्रकार से जो नदी और उसके कार्यों का एक अवधारणात्मक कॉन्सेप्ट अवधारणा थी, उस लगभग समाप्त हो चुका है। नदी किन किन रूपों में बहती थी, कहाँ से निकलती थी, इसके अपर्दन के क्या रूप हैं, परिवहन किस किस प्रकार से करती है, नदी के इरोजन द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, नदी के डिपोजिशन प्रक्रिया के द्वारा कौन सा निर्माण होता है, डेल्टा क्या है, डेल्टा के प्रकार क्या हैं, इन सबको काफ़ी विस्तृत रूप से इसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या हमने कर दी है। इसमें से कुछ चीज़ें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और भी तैयार करने की ज़रूरत है। जैसे विश्व की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। मैंने अभी बताया था कि जलग्रहण और आकार के क्षेत्र को धारण करने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है अमेजन, यानी कैचमेंट एरिया उसका सबसे ज़्यादा है। दूसरी लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबी नदी वो है नील नदी। भारत में सबसे लंबी नदी वो है क्या कहते हैं, गंगा नदी। तो इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद में आप टू द पॉइंट वन लाइनर आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं, हिमालयी नदियों की क्या विशेषता होती है, प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषता होती है, कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, वो वर्षा द्वारा जल प्राप्त करती है या ग्लेशियर द्वारा जल प्राप्त करती है या झील या झरने से जल प्राप्त करती है, और उसका मुहाना किस सागर में है, किस झील में है, इसको भी आपको जानने की ज़रूरत है। ये टू द पॉइंट के रूप में आप मुख्य रूप से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं या प्रत्येक महाद्वीप की जो नदियां हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब नदियों का उद्गम क्षेत्र क्या है, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ये कहाँ पर से निकलती हैं और कहाँ पर गिरती हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इन सब विशेषताओं को आप टू द पॉइंट और वन लाइनर के रूप में याद रखेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर दिया है। कितना देर हो गया? आगे का जो चैप्टर है वो है लेक। आज मुझे 2 चैप्टर पढ़ाना था, रिवर एंड लेक्स। कितना टाइम हुआ? 1:30 हो गया।